नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम जो है राजस्थान का इतिहास देख रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम स्रोतों का सबसे पहले अपन उल्लेख कर रहे थे। स्रोतों में जो है हमने शिलालेखीय और ताम्रलेखीय या ताम्रपत्र या दान पत्रों में जो अपने को स्रोत प्राप्त हुए हैं उनके बारे में अपन ने पहले ही देख लिया प्रीवियस लेक्चर्स में। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल में, जाके भी आप प्लेलिस्ट एक बार सर्च कर सकते हैं आराम से, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम शिलालेख और ताम्र पत्रों के बाद आज हम आएंगे तीसरा हमारा स्रोत, जो इंपॉर्टेंट स्रोत है वो है सिक्के, सिक्कों या न्यूमिस्मेटिक्स जिसको अपन बोलते हैं ना, मुद्रा शास्त्र। उसके आधार पर हम इतिहास को कैसे पता चलता है ना। और अपने राजस्थान में जो है उन मुद्रा शास्त्रियों ने अपने एक्सप्लेनेशन से क्या क्या बताया है कि कहां कहां पर कौन कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं, उनसे जानकारियां कैसी प्राप्त होती है, या इतिहास के स्रोतों के रूप में उनका महत्व क्या है, वो सब अपन जानने का प्रयास करेंगे आज के लेक्चर से। इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है अपना कि देखो, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कल जो है इसकी विज्ञप्ति आ चुकी है। अब आपके पास तैयारी का ज्यादा समय आपको लगेगा नहीं, क्योंकि लगभग जो जानकार हैं वो उनका मानना है कि लगभग जुलाई के आसपास या सितंबर अक्टूबर तक जो है ये एग्जाम करवाएंगे। और आपको पता है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है फर्स्ट ग्रेड में, तो हिस्ट्री ऑप्शन में आपको डिटेल्स में ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पोर्शन है ना। तो डिटेल्स में अपन करवा रहे हैं, तो शायद आपको इससे काफी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है आपका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है और दूसरा सब्जेक्ट ऑप्शनल है, तो फिर आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट अलग से तैयार कर दूंगा, जिसमें सिर्फ जो सिलेबस में है ना आपके जीएस में, वो चीजें अपन डिस्कस कर लेंगे, अलग से डिस्कस कर लेंगे। भले आपकी अगर मंशा होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख देना उसका, और हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपन जो है ना सिक्कों का स्रोतों के रूप में महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या न्यूमिस्मेटिक्स किस तरीके से राजस्थान के इतिहास में किस तरीके से महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में अपने को पता, इनके बारे में क्या महत्व है। ठीक है, ये जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र जिसको अपन बोलते हैं, तो मुद्रा शास्त्र का इतिहास अध्ययन में कैसे कैसे अपन महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखो, मुद्रा शास्त्र मतलब बेसिकली अपने को मिलता क्या है। मुद्रा शास्त्र से एक तो अपने को कालखंड का पता चलता है, अगर कोई मुद्रा है। ठीक है, कैसे पता चलता है? दो तरीके हैं। एक तो कोई मुद्रा है, उस पर कोई तिथि लिखी हुई है, जैसे कि विक्रम संवत इतनी बुद्धि सुधी, जो भी एक तिथि लिखी हुई है मान लो, या वर्ष लिखा हुआ है कि विक्रम संवत ये वाला वर्ष है। ठीक है, तो किसी सिक्के पर जो अंकित तिथि है उसके आधार पर अपन सिक्के का अपन तत्कालीन सिक्के की जो कालखंड है उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये फला टाइम का सिक्का था। इसके अलावा जो आधुनिक वैज्ञानिक स्रोत है, बहुत सारे जो तरीके हैं, ठीक है, तो जिनमें कार्बन डेटिंग है, और इनसे भी, इनके आधार पर भी है सिक्कों का पता लगाया जा सकता है कि सिक्के किस समय के होंगे, किस कालखंड के होंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों मेथड अपने को प्राप्त हो जाते हैं सिक्कों के बारे में, है ना। दूसरी बात है, सिक्कों के बारे में तत्कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है सिक्कों के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में? देखो, सिक्के जो है ना, उनका विस्तार इस बारे में ये डिनोट करता है, अगर सिक्के ज्यादा विस्तृत भाग में है या ज्यादातर घरों में है। ठीक है, क्योंकि सिक्कों की जो इंटेंसिटी है वो भी मैटर करती है। अगर सिक्के ज्यादातर लोगों के पास सिक्के हैं ना, तो लोगों का धातु में विश्वास है। राजा ने एक कुशल प्रबंधन या कुशल शासन व्यवस्था लोगों को दे रखी है, इस वजह से लोगों का सिक्कों में पूरा पूरा विश्वास है, इस वजह से उसका एक एरिया में विस्तार है पूरा। ठीक है, तो ज्यादातर इससे ये जानकारी अपने को मिलती है कि लोगों का आर्थिक तंत्र में विश्वास है, लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। ठीक है, धातुओं पर उनका विश्वास ज्यादा, क्योंकि सिक्कों की जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इसकी एक अंदर की भी वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो सिक्कों में अंतर्निहित जो वैल्यू है, उस धातु की जो वैल्यू, मान ले तांबे के सिक्का है ना, तो तांबे की एक वैल्यू है, तांबे की एक मूल्य है ना, तो उस तरीके से सिक्कों के इंट्रिंसिक वैल्यू पर लोगों को भरोसा है, इस वजह से ज्यादातर लोग सिक्कों में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वो वस्तु विनिमय जो प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का जो एक्सचेंज होता है, बार्टर सिस्टम जो होता है, उसमें लोगों का यकीन नहीं है, उस मुद्राओं पे लोगों का ज्यादा यकीन है, इस वजह से वो सिक्के बहुत अधिक एरिया में अपने को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक तो ये पता चलता है कि आर्थिक स्थिति के बारे में उसको अपने को पता चलता है। फिर दूसरा, सिक्कों की अगर शुद्धता है, सिक्कों में मान लो 50% तांबा है, 50% कांसा है, तो अपने को यह पता चलता है कि धातु की कमी थी राजा के पास। या फिर अपन सोने के सिक्के के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर किसी सिक्के में 50 या 60% गोल्ड है,
और किसी 40% दूसरी मिश्र धातुएं मिलाई गई है सिक्के में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि राजा के पास सोने की कमी है, ठीक है, धातु की कमी है। इस वजह से राजा 60% जो गोल्ड है और 40% दूसरी धातु को मिला के एक नई चीज तैयार कर रहा है और उसको गोल्ड के सिक्के के रूप में चला रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता था। तो सोने की शुद्धता से अपने को जो तत्कालीन राजा है उसकी समृद्धि के बारे में पता चलता है, उसके विस्तार से लोगों का मुद्रा प्रणाली में विश्वास दिखाता है, प्लस राज्य में समृद्धि या कुशल शासन व्यवस्था कितनी है उसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार और विजयों के बारे में भी सिक्के अपने को जानकारी देते हैं। कैसे देते हैं, देखो, अगर ये उदयपुर वाला सिक्का अपने हाड़ौती वाले रीजन में भी चल रहा है या फिर इधर अपना सिरोही वाले आबू वाले एरिया में भी अगर ये उदयपुर वाला सिक्का चल रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा कि उदयपुर की जो शासन व्यवस्था है, उदयपुर का जो साम्राज्य है वो इन एरियाज तक भी जाता है, यही पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा जो शासक जब विजय प्राप्त करते थे, किसी भी एरिया को जीत के आते थे, तो वहां पर अपने नाम के या अपने जो मेवाड़ के, जैसे मान लो मेवाड़ का शासक हाड़ौती में जीत रहा है ना, तो वहां पर अपने नाम के सिक्के प्रचलित कर देगा। उससे क्या होगा, उससे ये पता चलेगा भाई ये मेरा एरिया है, ठीक है। तो आप इन चीजों को इस तरीके से भी देख सकते हो। स्रोतों के रूप में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा सिक्कों से धार्मिक स्थिति के बारे में कैसे पता चलता है, सिक्के जो है ना, अब जैसे सिक्का है कोई, ठीक है, इस पर कोई ना कोई तो चिन्ह अंकित होगा, कोई ना कोई धार्मिक चिन्ह हमेशा अंकित होता है सिक्कों पर, चाहे तो वो नंदी बाबा की मूर्ति हो, ठीक है, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो अगर गरुड़ है तो गरुड़ की प्रतिमा, तो कोई वैष्णव है तो वो गरुड़ की प्रतिमा खुदवा देगा, कोई शैव है तो वो नंदी बाबा की प्रतिमा खुदवा देगा या फिर त्रिशूल का चिन्ह लगवा देगा। तो इससे क्या पता चलता है, तत्कालीन टाइम में जो है किस प्रकार से लोग कौन कौन से धर्म का पालन करते थे, किस प्रकार के संप्रदायों को लोग ज्यादा मानते थे, या राजा, क्योंकि राजा सिक्का चलवा रहा है तो राजा किस प्रकार के धार्मिक चीजों को जो है मानता था, या फिर जनता में ज्यादातर लोग किन किन चीजों का, किन किन धार्मिक अनुयायियों का, मतलब किन किन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व थे। जैसे कि मान लो जनता में ज्यादातर जनता हिंदू है, ठीक है, भले शासक बौद्ध है लेकिन वो सिक्कों पे हिंदू जो चिन्ह है जो या फिर अपन शेव जो चिन्ह है उनको डिनोट करता था, समझ रहे हो आप। तो इससे क्या पता चलता है, तत्कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि ज्यादातर लोग किस धर्म का पालन कर रहे थे, है ना, और राजा किस धर्म को मानता था, वो राजा की श्रद्धा किस किस धर्म में थी। तो इन चीजों के बारे में अपने को सिक्कों से प्राप्त होती है जानकारी। अब देखो आप ये तो हो गया अपने सिक्कों का महत्व। अब प्राचीन राजस्थान में जैसे हमारे पढ़ाने का एक तरीका है, देखो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि मैं पढ़ाऊंगा एकदम सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले मैं क्या है इनको काल विभाजन या कालखंड में तोड़ लेता हूं। तो प्राचीन राजस्थान में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, वो सारे सिक्के फैक्चुअल डेटा जो पूरा है ना वो अपने को फैक्ट शीट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो और एग्जाम में क्योंकि हमारी एग्जाम की प्रकृति इस तरीके की है कि फैक्चुअल डेटा ही पूछा जाता है, समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो मैं आपको पूरा एक बार फैक्चुअल डेटा बता देता हूं कि राजस्थान में, प्राचीन राजस्थान में कौन कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मध्यकालीन और आधुनिक राजस्थान के जो सिक्के हैं न्यूमिस्मेटिक्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे प्राचीन राजस्थान में किस प्रकार से अपने को सिक्के मिले हैं। तो देखो हनुमानगढ़ में अपने को रंगमहल में सिक्के मिले हैं, लगभग 105 तांबे के सिक्के मिले हैं। कितने मिले हैं, 105 तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं अपने को, रंगमहल से, ठीक है। और ये जो सिक्के हैं उन तांबे के सिक्कों पर जो चिन्ह है ना वो लगभग नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। 105 तांबे के सिक्के तो मिले हैं लेकिन उनके चिन्ह नष्ट हो चुके हैं। एक बहुत फेमस मुद्रा शास्त्री है जिन्होंने रंगमहल के तांबे के सिक्कों का अध्ययन किया था। इस बात का ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तो पूछा नहीं गया एग्जाम में, कि बीवर नाम का मुद्रा शास्त्री है, ठीक है। बीवर नाम के मुद्रा शास्त्री ने रंगमहल में जितने भी अपने तांबे के सिक्के थे उनका अध्ययन किया था। किसने किया था, बीवर ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और बीवर ने इनको मुरुंड शैली के का कहा था। मुरुंड जो है कुषाणों के बाद जो है अपने नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्ट सॉरी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट, भारत के नॉर्थ वेस्ट मतलब पाकिस्तान आज जहां पर है ना, वहां पर मुरुंड जो है वो शासन किया करते थे कुषाणों के बाद, ठीक है। तो मुरुंड शैली के सिक्के कहां पे पाए गए हैं, अपने रंगमहल में। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लगा लेना आप स्टार मार्क करके, कि मुरुंड शैली के सिक्के कहां पर पाए गए हैं। मुरुंड शैली के सिक्के अपने को कहां पर मिले, रंगमहल में मिले हैं। और बीवर ने ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है, मुद्रा शास्त्री बीवर थे, उन्होंने जो है रंगमहल के सिक्कों का अध्ययन किया और इस सिक्कों के अध्ययन में उन्होंने पाया कि ये मुरुंड शैली के सिक्के हैं, या मुरुंडों ने इन सिक्कों को जारी करा था। इसके अलावा
अपने को जयपुर में दो जगह से सिक्के प्राप्त हुए हैं, एक तो सांबर से प्राप्त हुए हैं, एक बेराट से प्राप्त हुए हैं। सांबर जो है उसमें योधेय मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो योधेय जनपद अपना जयपुर अलवर वाले रीजन में योधेय जनपद चलता था, इस वाले रीजन में, है ना। तो योधेय मुद्राएं प्राप्त हुई है अपने को सांबर से। और ये जो मुद्राएं है ना, कहा जाता है ये अपने हरियाणा की बॉर्डर है, यहाँ पे अपने रोहतक पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि ये रोहतक से ये सिक्के यहां पर आए हैं सांबर में। रोहतक में एक बड़ी टकसाल थी मालूम योद्धाओं की, और वो सिक्के जो है वो रोहतक टकसाल से अपने सांबर वाले रीजन में आए हैं। तो ये एक योधेय मुद्राएं जो है अपने को सांबर वाले रीजन में मिलती है। इसके अलावा वहां पे अपने को 200 से ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं। उन 200 सिक्कों में 6 पंचमार्क करेंसी है। देखो पंचमार्क करेंसी जो है मौर्यों ने चलाई थी, ठीक है, मौर्यकालीन करेंसी मानी जाती है पंचमार्क करेंसी। तो मौर्यों ने जो चलाई थी वो किसकी चलाई थी, वो चांदी की पंचमार्क करेंसी चलाई थी। ज्यादातर जो पंचमार्क करेंसी होती है वो चांदी की होती है, और उन पर बहुत सारे चिन्ह अंकित होते हैं, जैसे मछली का चिन्ह हो गया, पेड़ का चिन्ह हो गया, इस तरीके के चिन्ह। और वो आहत सिक्के होते हैं, आहत सिक्के जिनको पंचमार्क करेंसी अपन बोलते हैं ना। आहत मतलब क्या होता है, जैसे कोई धातु ली, ठीक है, चांदी का एक पृष्ठ लिया और उस पर थप्पे से, आहत से मतलब जोड़ लगा के एक थप्पा लगाएंगे। थप्पे में चाहे तो वृक्ष का चिन्ह भी हो सकता है, मछली की आंख भी हो सकती है, मछली का चिन्ह हो सकता है, कोई भी चिन्ह हो सकता है। तो वो लगाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पंचमार्क करेंसी। आहत सिक्के यानी ठप्पा लगा के अपन ने सिक्के बना दिए, ठीक है, तो वो आहत करेंसी है। और आहत करेंसी यानी कि पंचमार्क करेंसी, 6 पंचमार्क सिक्के पाए गए हैं अपने को चांदी के सांबर से। इसके अलावा 6 इंडो सेसेनियन सिक्के पाए गए हैं, ठीक है। इंडो सेसेनियन का भी इस समय शासन रहा था इस एरिया पे, तो 6 इंडो सेसेनियन सिक्के अपने को मिले हैं, ठीक है। ये तांबे के सिक्के हैं। किसके सिक्के हैं, तांबे के, है ना। और एक हुविस्क की मुद्रा प्राप्त हुई है। हुविस्क जो है अपना कुषाण शासक था, तो हुविस्क की मुद्रा भी अपने को कहां पे प्राप्त हुई है, सांबर से प्राप्त हुई है। तो कोई पूछ ले कि हुविस्क मुद्रा राजस्थान में किस जगह से प्राप्त हुई है, तो हुविस्क मुद्रा अपने को सांबर से प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। 6 इंडो सेसेनियन सिक्के प्राप्त हुए, 6 पंचमार्क करेंसी प्राप्त हुई है। पंचमार्क अपने को लगभग सब जगहों से प्राप्त होगी, है ना। तो पंचमार्क उस समय राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में फैली हुई सर्वाधिक इंटेंस जो फैली हुई करेंसी थी वो पंचमार्क करेंसी, क्योंकि मौर्यों का काल जो है समृद्धि का काल माना जाता है। तो ज्यादातर लोगों ने धातु के सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, इसलिए पंचमार्क करेंसी अपने को लगभग राजस्थान में ही नहीं अभी तो पूरे भारत में इंटेंसिफाइड तरीके से अपने को प्राप्त होती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर बेराट, जयपुर में बेराट जो है, बेराट में लगभग 36 मुद्राएं अपने को प्राप्त होती है। 36 मुद्राओं में लगभग 8 तो पंचमार्क करेंसी थी और 28 इंडो ग्रीक करेंसी थी, ठीक है। जब भारतीय इतिहास में अपन विदेशी शासनों का जो अटैक पढ़ेंगे ना, तो उसमें इंडो ग्रीक भी भारत पे अटैक करते हैं। ये लगभग ये मान लो आप यवन जिनको अपन बोलते हैं ना, यवन वो लोग थे जब सिकंदर ने अटैक किया था, तो सिकंदर के अटैक के बाद भारतीय जो क्षेत्र था ना, पाकिस्तान वाला रीजन और ये उसके ऊपर वाला रीजन, बैक्टीरिया और ये वाला रीजन, उसमें क्या है, सिकंदर के बहुत सारे सेनापति या सैनिक जो है बस गए थे वहां के लोकल लोगों से, उन्होंने विवाह कर लिया था। जो उनके जो संतानें जो प्राप्त हुई है उनको अपन बोलते हैं इंडो ग्रीक या यवन, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि वो यवनों ने फिर बाद में जब वो शक्तिशाली हुए, ठीक है, बाद में जब उनके पास मिलिट्री पावर आई तो उन्होंने भारतीय क्षेत्र में वापस अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसी को अपन बोलते हैं, जो बेराट वाला क्षेत्र है वहां पे इंडो ग्रीक वालों ने यहां तक भी अधिकार कर लिया था, तो इंडो ग्रीक से अपने को यहाँ पर बेराट वाले क्षेत्र में इंडो ग्रीक मुद्राएं अपने को प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछ ले कि 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं बेराट से प्राप्त हुई है, 8 पंचमार्क करेंसी बेराट, लगभग 36 मुद्राएं प्राप्त होती है बेराट से, ठीक है। अब टोंक वाला जो एरिया है ना, ये सबसे ज्यादा समृद्ध एरिया था मुद्रा राजस्थान में मुद्रा शास्त्र के अध्ययन के लिए सर्वाधिक समृद्ध एरिया कौन सा है, ये टोंक वाला रीजन, जिसमें अपने को बहुत सारे जो है अपने को मुद्राएं प्राप्त हुई है। देखो जो टोंक में सबसे फेमस जो मुद्रा भंडार है ना, वो है रेड मुद्रा भंडार। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर लगभग 3075 पंचमार्क करेंसी मिली है। इतनी करेंसी भारत में कहीं भी नहीं मिली, ठीक है। भारत में अगर सर्वाधिक पंचमार्क करेंसी या भारत में अगर सर्वाधिक जो बड़ा मुद्रा भंडार है ना अपने को कहीं पे मिला है ना, वो कहां पे मिला है अपने को, रेड में, ठीक है। तो पंचमार्क करेंसी को अपन पण या धरण भी बोलते थे, कौटिल्य अर्थशास्त्र में पंचमार्क को पण या धरण भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो पण या धरण किसको बोलते हैं, पंचमार्क वाली करेंसी को। और ये चांदी की करेंसी है, ठीक है। तो लगभग 3075 तो पंचमार्क ही मिल गए, फिर इसके अलावा और भी करेंसी प्राप्त हुई है अपने को, ठीक है। लगभग 3075 पंचमार्क करेंसी मिल गई।
इनका तोल लगभग 57 ग्रेन के आसपास होता था, 32 रति का होता था ये, तो 57 ग्रेन तोल होता था। हालांकि इनका जो आकार था वो असममित था, कभी कोई, क्योंकि देखो जब धातु बड़े समय तक अगर रहती है ना तो वो आकार अपना बदलती रहती है, ठीक है। कहीं पे उसकी घिसाई हुई तो इस तरीके से बन गई, कोई धातु ये गोल थी, है ना, कहीं पे इसकी यहां वाले पोर्शन में घिसाई हुई तो ये ऐसी बन गई, ठीक है। तो लेकिन इनका जो तोल है ना वो लगभग 57 ग्रेन के आसपास बैठेगा। ज्यादातर जो पंचमार्क थे उनका 57 ग्रेन के आसपास तोल बैठेगा। हालांकि उनकी आकार जो है वो समय के साथ साथ बदलता गया और वो असममित आकार में हो गए, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो रेड में जो अपने को पंचमार्क करेंसी मिली है वो 3075 पंचमार्क करेंसी मिली है, भारत में सर्वाधिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपने को रेड वाले मुद्रा भंडार में अपने को कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे मालव सिक्के मिले हैं, वहां पे तत्कालीन मालव सिक्के मिले हैं 200 BC से 200 AD के आसपास, सेकंड सेंचुरी ईसा पूर्व से लेके सेकंड ईस्वी तक के जो सिक्के अपने को मालव करेंसी अपन इसको बोलते हैं, मालव सिक्के, ठीक है। ये लगभग अपने को मैक्सिमम रेड से मिले और पूर्वी राजस्थान में भी अलग अलग एरिया से, नगर वाले एरिया से, इनसे सबसे क्या मिले हैं अपने को, मालव सिक्के मिले हैं। तो उनमें सिक्कों में जो है उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें लिखा होता था मालवानाम जय। मालवानाम जय किन सिक्कों में लिखा होता था, मालव सिक्कों में लिखा होता था, जिनमें बहुत सारे मालव सेनापतियों के नाम भी लिखे जाते थे, जैसे माप्य, मजुप, मापे जय और मगजस। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे मालव सेनापतियों के नाम कहां पे लिखे जाते थे अपने को, मालव जनपद में जो अपने को सिक्के प्राप्त हुए ना वहां से, ठीक है। इसके अलावा सेनापति करेंसी, जिसको सेनापति मुद्रा बोलते हैं, सेनापति मुद्रा भी अपने को रेड से प्राप्त हुई है। इसमें लगभग 6 मुद्राएं मिली है, 5 जो है वो चौकोर है ना, चौकोर आकार का है, और एक जो है गोल है, ठीक है। सेनापति करेंसी वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी बिकॉज क्या होता है कभी कभी राजस्थान में जो फैक्चुअल डेटा आते हैं ना वो इतने डीप आते हैं ना कि हम छोड़ नहीं सकते इन चीजों को। फिर ब्राह्मी जो लिपि है ना वो सेनापति करेंसी पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेनापति करेंसी पर जो सेनापति सिक्के हैं उन पर किस लिपि में जो है खुदा हुआ है, खुदाई की गई है, किन जो उनपे उकेरे गए हैं ना वो मार्ग, वो है ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, वच्छ घोष, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है, वच्छ घोष, सेनापति मुद्रा, सेनापति मुद्रा में। इसके अलावा कुछ मित्र शासकों की अपने को मुद्रा प्राप्त हुई है, लगभग 200 BC के आसपास के मित्र शासकों की मुद्रा है, जो सूर्य मित्र, ब्रह्म मित्र, ध्रुव मित्र, इन तरीके इन शासकों के नाम अपने को प्राप्त होते हैं मित्र मुद्राओं से। वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने को यह ध्यान रखना है कि रेड से हमें मालव मुद्रा के साथ साथ सेनापति मुद्रा, मित्र मुद्रा, राजन्य मुद्रा और योधेय मुद्रा भी प्राप्त हुई, ठीक है। राजन्य मुद्रा लगभग 100 BC के आसपास की है, जिनके अग्रभाग पर एक मानव की प्रतिमा लगी हुई है और उसके नीचे लिखा गया है राजन्य जनपदस। क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की जो है प्रतिमा छुपी हुई है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, राजन्य जनपदस, ठीक है। और जो उसका पीछे का भाग था ना उस पे नंदी की प्रतिमा उकेरी गई है। किसकी प्रतिमा उकेरी गई है, नंदी की प्रतिमा। तो राजन्य सिक्कों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके अग्रिम भाग पर मनुष्य की आकार खुदा हुआ है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, राजन्य जनपदस, और उसके जो पृष्ठ भाग है, उसका जो पीछे वाला भाग है, उस पे नंदी की जो आकृति है वो उकेरी गई है। तो ये क्या किसमें बताया गया अपने को, राजन्य मुद्राओं में, ठीक है। इसके अलावा योधेय मुद्राओं ये वो भी अपने को यहाँ रेड से पाई गई है। तो योधेय मुद्रा जो है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान से भी अपने को बहुत सारी मिली है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान वाला रीजन, ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन, यहां से अपने को क्या मिली है, योधेय मुद्राएं मिली है। ये लगभग 400 BC से लेके 500 AD तक की मुद्राएं हैं, 400 BC से लेके 500 AD तक की मुद्राएं हैं, जिन पे अपने को नंदी की आकृति उकेरी गई है, स्तंभ की आकृति उकेरी गई है। किसकी, नंदी और स्तंभ अगर पूछ ले तो वो योधेय मुद्राओं में, अगर नंदी और मनुष्य पूछ ले तो वो राजन्य मुद्राओं में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। और योधेया नाम बहुधान के, योधेया नाम बहुधान के कहां लिखा हुआ है, ये योधेय मुद्रा में। अब योधेय से ऐसे याद रख लेना, योधेया नाम, तो इधर मिलेगा तो राजन्य जनपद से राजन्य मुद्राएं होगी, और एक मालवों को भी अपने को मालवा नाम जय, ऐसे इन तरीके से स्टेटमेंट्स लिखे होते थे, ठीक है। तो ये एक तरीके से युद्ध घोष, कुछ लोग कहते हैं ये युद्ध घोष भी हुआ करते थे। जैसे मालव अगर युद्ध करने जाएंगे तो मालवा नाम जय, जैसे अपन बोलते हैं बजरंग बली की जय, अगर किसी उसमें जाते हैं तो युद्ध घोष ये इनका हुआ करता था उस टाइम पे। तो ये इनको सिक्कों में उकेरा गया है, ठीक है। चलो, इसके अलावा अपने को लगभग प्राप्त हुए आहड़ से भी मिली है अपने को मुद्राएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 1st सेंचुरी एडी तक की जो मुद्राएं हैं वो आहार से अपने को प्राप्त हुई है। लगभग 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं। इंडो ग्रीक मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं, लगभग 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है। और यूनानी शासक थे अपोलो, ठीक है। यूनानी देवता है, सॉरी शासक नहीं है, सूर्य देवता के समतुल्य माने जाते हैं। तो यूनानी जो देवता थे अपोलो, उनकी जो प्रतिमा है उसमें किसमें खुदी हुई है, वो अपने को खुदी हुई है आहड़ वाले सिक्कों पे। तो यूनानी अपोलो की मुद्रा का अंकन कहां पे, आहड़ वाली मुद्राओं में अपने को प्राप्त होता है। ये अंकन ज्यादा स्पष्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पुराने टाइम की मुद्राएं तो घिस गई है, तो अंकन स्पष्ट ज्यादा नहीं है। एक मोहर पर अपने को त्रिशूल का भी अंकन प्राप्त होता है यहाँ पे। तो आहड़ में एक त्रिशूल का अंकन मिलता है और एक अपोलो देवता का अंकन मिलता है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा नगर या कारकोट वाले एरिया में कार्लाइल ने एक खोज करी थी लगभग 6000 तांबे के सिक्कों की, ठीक है। नगर वाले एरिया, नगर अपना टोंक में पड़ता है, कहां पड़ता है, टोंक में। टोंक में एक भेड़ क्षेत्र भी है, एक नगर क्षेत्र भी है। तो अभी भेड़ अपन देखते हैं, पहले नगर क्षेत्र में देख लेते हैं। नगर क्षेत्र में कार्लाइल ने लगभग 6000 तांबे के सिक्कों की खोज करी और इन 6000 तांबे सिक्कों के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि इतने सिक्के अगर एक साथ कहीं पे मिले हैं ना इंटेंसिफाइड तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं एक मालव टकसाल थी। तो कारकोट को मालव टकसाल भी कहा है, किसने, कार्लाइल ने। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कि मालवों की टकसाल कहां पर अपने अवस्थित थी, ठीक है। प्राचीन राजस्थान में मालवों की टकसाल कहां पर अवस्थित थी, वो थी नगर में। जिसे ये ककोड़ वाला एरिया है, अपने टोंक में ककोड़ पड़ता है, ककोड़ के आसपास पड़ता है नगर, इसलिए नगर कारकोट ऐसा इसका उल्लेख अपने को प्राचीन काल में प्राप्त होता है, ठीक है। ये 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी एडी तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। संसार में सबसे हल्के और छोटे आकार के सिक्के मिलते हैं, ठीक है। और ये इसमें लगभग 40 के आसपास जो है मालव सरदारों के नामों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो तत्कालीन राजस्थान की पॉलिटी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, क्योंकि आर्थिक में ये हल्के और छोटे सिक्के हैं, तो आर्थिक इनकी थोड़ी सी कम समृद्धि के बारे में पता चलता है कि हाँ, ये चाहते तो हैं कि हम इंटेंसिफाइड तरीके से सिक्के चलाएं, लेकिन इनके पास इतनी धातु अवेलेबल नहीं है, इसलिए छोटे और हल्के सिक्के बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इससे इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, ठीक है। मालव टकसाल थी, क्योंकि एक साथ इतने सारे सिक्के मिलना, 6000 सिक्के मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ये मालव टकसाल थी, ऐसा कार्लाइल का मानना है। फिर अपने आहड़ हो गया, ठीक है, नगर हो गया। हाँ, भेड़ वाला जो एरिया है ना, रेड के साथ साथ रेड के आसपास ही पड़ता है भेड़, ठीक। भेड़ में जो है वो राजस्थान पुरातात्विक विभाग ने 1962 के आसपास, राजस्थान पुरातात्विक विभाग जो है, राजस्थान में एक्सकेवेशन की जो सारी जिम्मेदारी है वो कौन लेता है, राजस्थान पुरातात्विक विभाग। एक्सकेवेशन यानी जो पुरातत्व की जो खुदाई होती है, खुदाई वगैरह का काम जो है वो सारा कौन करता है, राजस्थान का पुरातात्विक विभाग, ठीक है। और वो राजस्थान के पुरातात्विक विभाग ने 1962 के आसपास लगभग भेड़ में खुदाई करी और उसमें 6 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की। ये सभी स्वर्ण मुद्राएं गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं थी। एक जो है इसमें समुद्रगुप्त की थी और 4 चंद्रगुप्त 2nd विक्रमादित्य की थी, ठीक है। अब गुप्तकालीन सिक्कों में अपन देखते हैं, ठीक है। ये भेड़ से अपने को प्राप्त होगी 6 स्वर्ण मुद्राएं, ये गुप्तकालीन थी सारी। गुप्तकालीन सिक्कों का राजस्थान में अगर अपन योगदान देखें ना, तो गुप्तकालीन सिक्के कहां कहां पे अपने को राजस्थान में प्राप्त हुए, तो आप देख लो। नगलाछेल नामक स्थान है बयाना में, अपना नगलाछेल गांव था, तो गांव में जो है ये बयाना वाले एरिया में अपने को क्या मिला है, गुप्तकालीन सिक्कों का एक मुद्रा भंडार मिला है, बहुत बड़ा। और गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा मुद्रा भंडार मिला है पूरे भारत में, कहां पे, बयाना वाले एरिया में, नगलाछेल में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। और गुप्तों ने ज्यादातर सिक्के किसके चलाए थे, सोने के, है ना। तो सोने के सिक्कों का बहुत बड़ा भंडार मिला है, लगभग 1800 के आसपास सिक्के प्राप्त हुए हैं वहां पे। गुप्तकालीन लगभग 1800 के आसपास सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो उनमें सिक्के प्राप्त हुए हैं चंद्रगुप्त 2nd विक्रमादित्य के, क्योंकि इस वाले जो राजस्थान के इस वाले रीजन में अपने को जो है ना पूरा एरिया जो है उस समय अपना रुद्रदामन 3rd के वहां पे पड़ता था। रुद्रदामन 3rd वहां का शासक था, तो चंद्रगुप्त 2nd विक्रमादित्य ने उसको हराया था। तो वो वाला एरिया जब चंद्रगुप्त 2nd विक्रमादित्य ने कवर किया, तो यहाँ पर बहुत सारे स्वर्ण के सिक्के चलाए और वो लगभग 1800 जो सिक्के अपने बयाना वाले रीजन में मिलेंगे। तो सर्वाधिक जो है चंद्रगुप्त 2nd का है। फिर इसके अलावा समुद्रगुप्त के भी कुछ सिक्के मिले हैं, इसके अलावा कुमारगुप्त के मिले हैं, स्कंदगुप्त के मिले हैं, सब लगभग सब शासकों के अपने को यहाँ पर सिक्के प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा गुप्तकालीन सिक्कों का मुद्रा भंडार था, इसलिए सबसे ज्यादा अपने को मिलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अजमेर वाला रीजन है ना, अजमेर वाला क्षेत्र, वहां पे एक अहेड़ा गांव पड़ता है, अहेड़ा गांव में भी अपने को गुप्तकालीन सिक्के मिले। और
जयपुर में दो दो एरिया है, एक तो मोराली है और एक सांबर है। ठीक है, सांबर में अपने को मिले हैं, ठीक है, सोने के सिक्के गुप्तों के, और मोराली में भी अपने को गुप्त सिक्के प्राप्त हुए। इसके अलावा रेड और भेड़ अपन ने पढ़ लिया, रेड मुद्रा भंडार और भेड़ में भी अपने को गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये है आज का अपना प्राचीन राजस्थान में जो भी सिक्के अपने को प्राप्त हुए हैं, वो सारा अपना परिचय के साथ साथ अपने सारी फैक्ट शीट देख लिए। अब इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, एक बार फटाफट रिवीजन करवा देता हूं मैं आपका। सिक्कों का कैसे महत्व प्राचीन राजस्थान में, हमने ये देख लिया कि कालखंड के बारे में जानकारी देंगे, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे, साम्राज्य का विस्तार कर रहा है राजा उसके बारे में जानकारी देंगे, उन्होंने अगर साम्राज्य को विजय प्राप्त करी उसके बारे में जानकारी देंगे, और उस समय की जो धार्मिक स्थिति है, जो सिक्कों पर जिनका अंकन अपने को मिलता है उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। फिर राजस्थान में हनुमानगढ़ में रंगमहल में 105 सिक्के मिले हैं तांबे के, और वो मुरुंड शैली के सिक्के हैं बीवर के हिसाब से, तो बीवर ने उसको मुरुंड शैली का बताया। सांबर वाला जो एरिया है वो योधेय मुद्राएं हैं, वहां पे जो रोहतक से लाई गई थी ऐसा माना जाता है। 200 के आसपास सिक्के हैं, 6 पंचमार्क सिक्के हैं, 6 इंडो सेसेनियन है, और 1 हुविस्क की मुद्रा भी यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा बेराट वाले रीजन से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, 8 पंचमार्क है और 28 इंडो ग्रीक है। भेड़ वाला रीजन जो है टोंक में पड़ता है, भेड़ में राजस्थान पुरातत्व विभाग ने 1962 के आसपास 6 स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी, और रेड जो मुद्रा 6 स्वर्ण मुद्राएं जो है अपने को मिली थी, जारी तो प्राचीन गुप्तों ने कर दी थी। ठीक है, फिर इसके अलावा रेड वाले एरिया में अपने को 3075 पंचमार्क करेंसी मिलती है, जो भारत में सर्वाधिक पंचमार्क करेंसी का जो है मुद्रा भंडार है। इसके अलावा चांदी की मुद्राएं होती थी, पणधरण कहा जाता था, 57 ग्रेन का सिक्का था, लेकिन आकार क्या था, असममित था। ठीक है, फिर रेड में इसके अलावा मालव सिक्के मिले हैं, सेनापति सिक्के मिले हैं, मित्र, राजन्य और योधे। मालव के बारे में देखें तो 200 बीसी से 200 एडी के आसपास का सिक्का है, पूर्वी राजस्थान और रेड में प्राप्त हुए हैं। मालवा नाम जय लिखा होता था, और मालव सेनापतियों के नाम इससे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सेनापति सिक्कों में 6 मुद्राएं प्राप्त होती है, 5 जो है वो चौकोर मुद्राएं हैं, और 1 जो है गोल मुद्रा है इसमें, है ना। फिर इसमें ब्राह्मी में वच्छ घोष लिखा हुआ है सेनापति मुद्रा में। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ब्राह्मी का प्रयोग कहां पे हुआ है, ये सब ऑप्शन दे देंगे आपको, तो सेनापति मुद्रा आपको लगाना है। ठीक है, मित्र मुद्राओं में 200 बीसी के आसपास सूर्य मित्र, ब्रह्म मित्र, ध्रुव मित्र का नाम का उल्लेख मिलता है। राजन्य लगभग 100 बीसी के आसपास, 100 ईसा पूर्व के आसपास का मुद्राएं यहां पे प्राप्त होती है, जिसके अग्रभाग में मानव प्रतिमा के साथ साथ नीचे क्या खुदा हुआ था, राजन्य जनपदसन। ठीक है, इसके अलावा इसके पृष्ठ भाग पर नंदी की प्रतिमा उकेरी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। और योधेय जनपद में योधेय जो सिक्के हैं उनमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर प्राप्त हुए हैं, लगभग 400 बीसी से लेकर 500 एडी तक के सिक्के हैं, और नंदी की प्रतिमा के साथ साथ जो है हमें स्तंभ की आकृति भी इससे प्राप्त होती है, और इसमें लिखा हुआ है योधेया नाम बहुधान के, वेरी इंपॉर्टेंट है, योधेया नाम बहुधान के, है ना। इसके अलावा उदयपुर आहड़ में 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 1st सेंचुरी एडी तक के 6 तांबे के सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें यूनानी देवता अपोलो के साथ साथ त्रिशूल का भी एक चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, यूनानी देवता अपोलो की एक मोहर मिली है, साथ ही साथ एक त्रिशूल वाली मोहर भी मिली है। तो इसमें लेकिन अंकन इतना स्पष्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल के सिक्के हैं, तो अंकन कभी कभी कुरेदने में आ जाता है, तो इतना स्पष्ट अंकन नहीं है। इसके अलावा नगर करकोट वाले रीजन में कार्लाइल ने 6000 तांबे के सिक्के खोजे थे, और उन्होंने इसको मालव टकसाल घोषित करा, और ये लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी ईस्वी तक के सिक्के अपने को यहां से प्राप्त होते हैं, और संसार में सबसे हल्के और छोटे जो है आकार के सिक्के अपने को प्राप्त होते हैं। 40 मालव सरदारों के नाम इसमें हमें मिलते हैं, तो 40 मालव सरदारों के नाम भी इसमें नगर से मिलते हैं। फिर गुप्तकालीन सिक्के थे, गुप्तकालीन सिक्कों में राजस्थान में नगलाछेल बयाना में भारत की सबसे बड़ी अपने को स्वर्ण जो सिक्के हैं गुप्तकालीन, उनकी निधि प्राप्त हुई है। 1800 के आसपास सिक्के हैं गुप्तकाल के, और सबसे ज्यादा जो है चंद्रगुप्त सेकंड के हैं, और कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त सभी के सिक्के प्राप्त हुए हैं लगभग। आहेड़ा अजमेर से, और मोराली और सांबर जयपुर से, रेड और भेड़ टोंक से, यहां भी अपने को गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मध्यकालीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान में क्या क्या सिक्कों की स्थिति थी, ठीक है, वो उस बारे में अपन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, लेक्चर देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद।